सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि आज डॉट प्रोडक्ट वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाए। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है और जी, तो पिछली क्लास में जैसा कि मैंने बताया था, इनफैक्ट जब वेक्टर्स शुरू किए थे मैंने बताया था, अभी बिकॉज कुछ नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट नॉर्मल नंबर्स के तरह नहीं निकाल सकते, वहां पे दो मेथड होता है निकालने का। तो यहाँ पे जैसे अभी नंबर्स का प्रोडक्ट एक ही तरीके से करना होता था, जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका प्रोडक्ट दिखा देगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है ये दो तरीके से हो सकता है। पहला जो मेथड है उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। नाम इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है ना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो तरीका है प्रोडक्ट निकालने का उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो है, ये जो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं या डॉट प्रोडक्ट, इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब दो वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है, और यहाँ पे जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो जो क्वांटिटी मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी वो हुआ जिसका कि प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी वो हुआ जिसका कि बस मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। सो जब डेफिनेशन देखें डॉट प्रोडक्ट का, so dot product of two vectors a and b represented by a dot b। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे डॉट का निशान बना के a और b के बीच में, रेड एज, इसको पढ़ते कैसे हैं, a डॉट b करके, इज अ a पॉइंट b नहीं पढ़ेंगे, a डॉट b पढ़ेंगे, इज अ स्केलर विच इज, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, which is equal to the product of magnitude of a and b। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a and b के बराबर है, एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a और b और कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। सो अगर हम लोग को दो वेक्टर को लिखना है, a डॉट b निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, a और b का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें थोड़ा, तो a डॉट बी, a का मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, b के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर हम समझें इसको, मेरा एक वेक्टर है, लेट्स से ये वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है, और इनके बीच में एक एंगल थीटा है। तो अगर हम a डॉट b लिखेंगे तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ द एंगल, ये जो थीटा है, थीटा एंगल है a और b के बीच में, तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b, इस तरीके से लिखते हैं। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो प्रियंका, आप कहीं पे क्लास कर रही थी या फिर ये पहला क्लास वगैरह आप लोग कर रहे हैं? आप सर कर रहे थे, तो ये वेक्टर्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने? यस सर। हाँ, तो ठीक है, समझने में जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पूछ लीजिएगा मुझे रोक के कि सर मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, है ना, क्योंकि फिर फायदा तभी होगा जब हम लोग सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब सिंस a and b, सिंस a b and cos theta are scalar,
मतलब ये जो यहाँ पे ए बस लिख रहे हैं और बी जो लिख रहे हैं, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ना। तो बस बी मतलब ऊपर जो ये वेक्टर का साइन हटा देते हैं, मतलब वो मैग्नीट्यूड होता है। तो ए बी और कॉस थीटा ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इन तीनों स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ए बी कॉस थीटा मिलता है। तीनों स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ए बी कॉस थीटा मिलेगा। तो ये तीनों स्केलर है, तो जो एंड प्रोडक्ट है वो भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। नाउ दैट इज व्हाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का बनाएंगे ये एक स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। Each vector A and B has directions, but their scalar product does not have direction. तो A और B का इंडिविजुअली तो डायरेक्शन होता है, बट स्केलर प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सो ये आगे सबको समझ? यस सर। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब इसको अगर ज्योमेट्रिकली समझें तो दो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। कि जब हम ए डॉट बी कहते हैं तो ए बी कॉस थीटा जो लिखते हैं, है ना, हमने लिखा कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी कॉस थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए कॉस थीटा इंटू बी, मतलब कॉस थीटा या तो ए के साथ ले लो या बी के साथ ले लो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब कि इधर से अगर एक ऑब्जर्वर इधर से ऑब्जर्व कर रहा है इसको, सो लेट्स से एक ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जर्व करेगा इसको, या लाइट ऊपर से आएगा, तो जो शैडो का लेंथ होता है, मतलब कि इस OQ को का लेंथ उसको क्या दिखेगा, उसको OR के बराबर लेंथ दिखेगा। अगर ऊपर से देखेंगे तो इसको इसका जो लेंथ OQ का लेंथ वर्टिकली अगर हम लोग देखें इसको, तो वो जो लेंथ दिखेगा वो OR के बराबर दिखेगा। तो अगर हम ट्राइंगल QOR ले लें, इन ट्राइंगल QOR, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो cos थीटा अगर हम लिखेंगे, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। इस थीटा एंगल के लिए QR परपेंडिकुलर है और OR बेस है, तो अगर हम लोग cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है हमारा OR और हाइपोटेनस है OQ, तो cos थीटा इज OR बाय OQ। OR का मतलब, ठीक है, अब हम लोगों को इसमें अगर OR का वैल्यू निकालना है तो OR इज इक्वल टू OQ cos थीटा। OQ जो लेंथ है, O से लेके Q तक लेंथ क्या है, B का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OR इज इक्वल टू B cos थीटा, क्योंकि OQ का लेंथ B के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये जो B cos थीटा हो गया OR, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे अगर यूज कर लें तो B cos थीटा मतलब ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। OQ का प्रोजेक्शन OP के अलोंग, मतलब x एक्सिस के अलोंग, ये इसके अलोंग अगर OP के अलोंग अगर OQ का प्रोजेक्शन लिखेंगे तो वो B cos थीटा के बराबर होता है। तो जब हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब, जब पहले वाले को इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब हुआ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। ठीक है, तो A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन टू A। सो B cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन टू A। अब जैसे ये तो इधर हमने प्रोजेक्शन करके देखा, अगर हमारे पास अगर हम लोग इस तरफ से ऑब्जर्व करें, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन का लाइन इसके अलोंग है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, राइट, ये ऑब्जर्वर अगर इसको इधर से देख रहा है या लाइट इधर फॉल कर रहा है,
तो ये OP का लेंथ इस पे जो हमें दिखेगा वो कितना दिखेगा, OS के बराबर दिखेगा। तो अब अगर हम लोग इन ट्रायंगल OSP अगर हम देखें तो यहाँ पे जो cos थीटा होगा, ये जो cos थीटा, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस OS डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस OP। तो OS डिवाइडेड बाय OP, तो OS को हम लोग लिख सकते हैं OP इंटू कॉस थीटा। OP का मतलब A का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। OS क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ, OS क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along B. So this is projection of vector A along vector B. और यहाँ पे अगर देखें सो ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along A. ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A cos थीटा इंटू B का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इंटू B वेक्टर। तो A cos थीटा इंटू B है, यहाँ A इंटू B cos थीटा। तो ये इसका मतलब A cos थीटा इंटू B का मतलब ये। प्रोजेक्शन के टर्म्स में आ गया समझ आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब अगर प्रोजेक्शन के टर्म्स में समझें, so dot product of two vector is also defined as the product of magnitude of one vector and the magnitude of component of other vector in direction of first vector। मतलब कि magnitude of one vector मतलब A into magnitude of component of other vector in the direction of first vector। component of other vector क्या हो रहा है, B cos थीटा हो रहा है। तो A को हम लोग क्या करेंगे, B cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अब सम स्पेशल केसेस, एक एक करके ये इन स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। पहला केस है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो दो वेक्टर्स पैरेलल है, ये पहला केस है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है A इधर और दूसरा वेक्टर है B, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके जब इसके ऊपर रखेंगे B वेक्टर को, तो इसका मतलब क्या होगा, अब A और B के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। को इनिशियल वेक्टर बनाते हैं तभी एंगल निकालते हैं। दोनों के टेल को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके देखेंगे कि आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है, एंगल 0 डिग्री होगा। अब एंगल अगर 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री अब हमारा क्या होगा, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर, सो हमारे पास यहाँ पे A डॉट B इज इक्वल टू, हम लोग जब लिखेंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, तो हमें पता है ये A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैट। हमें पता है बिकॉज थीटा 0 डिग्री है, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर A का मैग्नीट्यूड
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग साइंस नहीं यूज करें तो सीधे ए बी बी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अब इसमें क्या है, इसका एक एप्लीकेशन है जो हम लोग काफी यूज करते हैं। कॉस 0 डिग्री का मतलब 1 होता है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा है। तो ये तब यूज करेंगे जब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर देखें तो मान लो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो हम लोग आई कैप लिखते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है ये हम लोग जे कैप लिखेंगे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग के कैप लिखेंगे। तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोग दो वेक्टर को आई डॉट आई करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर आई का जो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आई डॉट आई दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, कॉस 0 डिग्री होगा। सो आई का मैग्नीट्यूड मतलब 1 हो गया, आई का मैग्नीट्यूड ये भी 1 हो गया, कॉस 0 डिग्री का मतलब 1 होता है, कॉस ऑफ एंगल 0 डिग्री 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो आई डॉट आई 1 होगा। उसी तरह जे जो है, जे डॉट जे करेंगे, ये भी जे का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1, तो जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। उसी तरह के का डॉट प्रोडक्ट के साथ ले लेंगे यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ द एंगल विच इज 0 डिग्री, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री भी 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख रखा है कि कभी भी आई डॉट आई करेंगे तो 1 मिलेगा, जे डॉट जे करेंगे तो भी 1 मिलेगा, और के डॉट के करेंगे तो भी 1 मिलेगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का और आंचल, आप लोग बहुत दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, बीमार पड़ गए थे क्या? यस सर, आई में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा अच्छा, तो वो वीडियोस वगैरह देख लीजिएगा आप। गूगल क्लासरूम में आप लोग कर लिए हैं अपने आप को रजिस्टर? यस सर, है, एडअप है। जो नए वाले में, जो IIT JEE 2 ईयर प्रोग्राम वाला बना है उसमें हुए हैं? एक नया भी हम लोगों ने बनाया था, एक पहले बनाया था पूर्णिया वाला, 11th क्लास पूर्णिया करके। अभी ये एक नया बनाया है जो कि IIT JEE 2 ईयर प्रोग्राम का किया है। नो सर, शायद नहीं हूँ उसमें। बेटा तो उसका हम अभी लिंक भेज देंगे, हमको आप लोग अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा जो लोग नहीं है, और आप लोग को हम ऐसे लिंक भेजे हैं व्हाट्सएप पे, फिर से व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज देंगे, उससे भी ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर्स वाले सारे वेक्टर्स के आगे जो भी पढ़ाएंगे आप सब उसी में रहेगा आपका काम से, ठीक है? ये दूसरा वाला अब चलते हैं इस पे, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो पैरेलल वाला सबको आ गया समझ? यस आगे। यस सर। तो अब हम लोग करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला सेकंड केस। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब थीटा क्या है, इनके बीच में 90 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी, तो ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, कॉस ऑफ द एंगल कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है? तो अब हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल थीटा क्या है हमारा यहाँ 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री हो गया। सो दिस इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस 90 हमारा 0 होता है। तो इसका मतलब एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है। तो ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी के तर्ज पे, इसी को समझते हुए आप ये सोचो कि अगर हम यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग की बात करते हैं
तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप हो गया, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप हो गया। तो जब हम लोग लिखेंगे आई डॉट जे, इसका मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है, इनटू जे का मैग्नीट्यूड ये भी 1 होगा, इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, आई और जी के बीच में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा कॉस 90 डिग्री हो जाता है। आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, कॉस 90 हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा 0 हो गया। आई डॉट जे के बाद अगर हम आए जे डॉट के करें, तो जे डॉट के करेंगे तो जे का मैग्नीट्यूड इंटू के का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द, जे और के के बीच में एंगल 90 डिग्री है, आई और जे के बीच में भी एंगल 90 डिग्री था, कॉस 90 डिग्री 0 हो गया, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज 0। अब इसके बाद हम लोग आई डॉट के करते हैं, आई डॉट के अगर हम लोग करेंगे तो ये देखो आई और के ये दोनों भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आई डॉट के इज आई का मैग्नीट्यूड इंटू के का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, आई का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 90 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 बेसिकली हमारा 0 हो जाएगा। सो कभी भी जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा 0 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे समझें कि यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो जैसे वहां आई डॉट आई मतलब खुद से डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर्स का, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, और आई को जे के साथ करो या जे को के के साथ करो या आई को के साथ यूनिट डॉट प्रोडक्ट निकालो, वो हमेशा 0 होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोग आगे अभी यूज करेंगे जब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखेंगे वेक्टर का। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स अगर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, तो दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल है, देन थीटा इज इक्वल टू, जब एंटी पैरेलल मतलब ये सबने समझ लिया, ये जो हम लोगों ने 90 डिग्री वाला किया। यस सर, समझ गया। अब हम लोग करते हैं ये एंटी पैरेलल वाला तीसरा केस। जब एंटी पैरेलल केसेस है मतलब एक वेक्टर है हमारा इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये है वेक्टर बी, और इनके बीच में जो एंगल है ये एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को मतलब इनका अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, तो उसको अगर हम लोग करते हैं, सो ये ए डॉट बी हम लोग कर रहे हैं, सो दिस इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, एंगल 180 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ 180 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ये जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग तो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, आप लोग को आता भी है, और इसको हम लोग ये लिख लेते हैं -AB, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, -1 को -AB लिख लेंगे, ए डॉट बी को। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ -AB। अब देखो एक एग्जांपल भी बता रहा है भाई, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर F एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S। तो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F एंड S, F डॉट S हमारा वर्क डन होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। sir. चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या है कि ये देखिए, ये हमारे पास एक वेक्टर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब i j k के कंपोनेंट में दिया हुआ है अगर, तो
मतलब वेक्टर ए दे रखा है AXI AYJ AZK, नंबर सही है, मान लो 3i + 2j + 4k ऐसा दिया होता, तो AX क्या है, x कॉम्पोनेंट है, I का कॉम्पोनेंट है, मतलब x एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो उसको बता रहा है, I कैप मतलब वो उसका डायरेक्शन बताता है x एक्सिस के अलोंग, AYJ मतलब z y एक्सिस के तरफ जो मैग्नीट्यूड है AY है, और z एक्सिस के तरफ जो मैग्नीट्यूड है AZ है। मतलब एक वेक्टर A को हमने x, y और z कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, तो उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कहते हैं, और उस फॉर्म में अगर वेक्टर को लिखेंगे तो AXI AYJ AZK के फॉर्म में आ गया। दूसरा वेक्टर है हमारा B, जिसको BXI BYJ और BZK के फॉर्म में इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालेंगे, हम लोग डॉट प्रोडक्ट अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाल रहे हैं, तो A डॉट B लिखेंगे तो AXI + AYJ + AZK डॉट ऑफ BXI + BYJ + BZK। ठीक है, ये दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। डॉट प्रोडक्ट निकाला, अब देखो I डॉट I क्या होता है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि x को जैसे 2 3 ये जैसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो वैसे ही करेंगे, पहले वाले टर्म को ये पूरे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब AXI डॉट ऑफ पूरा वेक्टर BXI BYJ BZK, मतलब इस ब्रैकेट को खोल दे रहे हैं। अब AYJ डॉट ऑफ इस सेकंड को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे BXI BYJ BZK से, और थर्ड वाले को फिर सारे से करेंगे AZK को डॉट ऑफ BXI BYJ BZK। ये करने के दौरान अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद, इस वेक्टर AXI को हम अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाएंगे। अंदर लेके जाएंगे तो AX × BX I डॉट I मिल गया, AX × BY I डॉट J हो जाएगा, AX × BZ I डॉट K हो जाएगा। उसी तरह AY × BX J डॉट I हो गया, AY × BY J डॉट J हो गया, और AY × BZ J डॉट K हो गया। उसी तरह इसको अंदर खोलेंगे, अंदर ले जाके, तो ये हमारा हो जाएगा AZ × BX K डॉट I, AZ × BY K डॉट J, और AZ × BZ K डॉट K, जो कि यहाँ लिखा है। अब हमें ये पता है, अभी पीछे हम लोगों ने किया भाई I डॉट I होगा, ये हमेशा 1 होगा, I डॉट J 0 होगा, I डॉट K भी 0 होगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, J डॉट I 0 हो गया, J डॉट J 1 होगा, J डॉट K 0 हो जाएगा, K डॉट I 0 हो जाएगा, K डॉट J 0 हो जाएगा, और K डॉट K 1 हो जाएगा। तो जो जो 0 है उसको हम लोग अलग से लिखें, तो AX BX × 1, AY BY × 0, AZ BZ × 0, AY BX × 0, AY BY × 1, AY BZ × 0, AZ BX × 0, AZ BY × 0, और AZ BZ × 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो 0 वाला है वो सबको हटा दो, तो बच गया ये AX BX, उसके बाद AY BY, और तीसरा AZ BZ। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वो किसके बराबर आता है, AX BX AY BY और AZ BZ के बराबर। मतलब बस ध्यान रखो इस चीज का कि जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y से कर देंगे, और z को z से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो उसका डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। मान लीजिए हमारे पास है, एक सेकेंड है, मैं इसको अपडेट करता हूँ, एक सेकेंड देना मुझे ना। ये एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी।
तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है. इफ a इज हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है ना. जैसे अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे AXI AYJ AZ के. अब यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स के साथ दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 2k. ये हमारा एक वेक्टर है. दूसरा वेक्टर b है जिसको हम लोग लिख रहे हैं 6i प्लस 8j प्लस 5k. अब हम लोग जब a डॉट b करेंगे, वेक्टर a डॉट b करेंगे, तो वेक्टर a डॉट b करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये बताया था a, देखो ax bx मतलब a का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट. तो ax bx प्लस ऑफ ay by प्लस ऑफ az bz मतलब i कंपोनेंट. यहाँ ax क्या है 3 है, bx क्या है 6 है, तो इसको क्या लिख लेंगे 3 into 6. i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, j कंपोनेंट को j से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 into 8. ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है, ये 8 है, 4 into 8 कर लिया. प्लस ऑफ k कंपोनेंट को k कंपोनेंट से मतलब 2 को 5 से कर लिया 2 into 5. तो 3 6 जा 18, 4 8 जा 32, 2 5 जा 10, तो 50 प्लस 10 60 हो गया. तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये बेसिकली ये 60 के बराबर. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया ना सभी ने? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा है वेक्टर्स का. इफ द वेक्टर p इज इक्वल टू ai प्लस aj प्लस 3k, ये हमारे पास एक वेक्टर बताया हुआ है ai प्लस aj प्लस 3k. और दूसरा वेक्टर q बताया हुआ है ai माइनस 2j माइनस k. ये हमारा दूसरा वेक्टर है. आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना. तो अब उस केस में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो परपेंडिकुलर है मतलब इफ वेक्टर p इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर q, इसका मतलब एंगल कितना हो गया थीटा. एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच में. जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो जो हम लोग वेक्टर करेंगे बाय p डॉट q, तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 90 डिग्री. एंगल 90 डिग्री होता है, cos 90 होता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है. मतलब p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो p डॉट q करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो हमारे पास जो वेक्टर है ai प्लस aj प्लस 3k, ठीक है, डॉट निकालेंगे ai माइनस 2j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना. डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, ए का जो आई का जो कंपोनेंट है आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करेंगे और के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर हो गया. उसके बाद जे को जे से करेंगे तो माइनस 2a हो गया और के को के से करेंगे माइनस 3 हो गया 0 के बराबर. तो ये हमारे पास जो वैल्यू हो गया है ना,
इसको अब सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ए को कॉमन ले लेंगे, ए माइनस 3 प्लस ए को 1 को कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे ए का वैल्यू 3 आ जाएगा या ए का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यूज है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू -1, यही हमें वैल्यू निकालना था इस क्वेश्चन में। ओके बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. अब देखो, जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट समझ गए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे कि कहाँ हम लोग ये स्केलर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, पहला हमारा एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सबसे बेसिक एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सिंपली तुम ये देखो कि अभी हम लोगों ने बोला भाई a डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसको कॉस थीटा को निकालना है तो हम क्या करेंगे, a डॉट बी कर लेंगे, इसको LHS में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा नीचे आके। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो कॉस थीटा का ये वैल्यू होता है, मतलब कॉस, इससे हमें क्या है, थीटा जो इनके बीच का एंगल है ये पता चल जाता है। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज बीइंग यूज्ड, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग समझें यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में, तो ये देखो हमारे पास वेक्टर a और b दे रखा है। तो अब अगर लेट्स से हमारे पास जो वेक्टर a है ये दे रखा है axi प्लस ayj प्लस azk, दूसरा वेक्टर b है हमारा जिसको हम लिख रहे हैं bxi प्लस byj प्लस bzk लिख रहे हैं। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर a डॉट b जब करेंगे तो हमें पता है कि भाई i को i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ax को bx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ax bx प्लस ay by, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से और k कंपोनेंट को k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। जो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया ax bx ay by और az bz, अब हम लोग ये a डॉट b निकलने के बाद जो cos थीटा है, ठीक है, a का मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाओ तो ये क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर जो ax स्क्वायर है ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, इसके रूट अंडर करके स्क्वायर करके रूट अंडर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकलता है। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वैसे ही अगर निकालना है तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग अगर cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो ये था a डॉट b डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ax bx प्लस
AY BY प्लस AZ BZ और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मतलब रूट अंडर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर इंटू B का मैग्नीट्यूड है रूट अंडर BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें अभी, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, राइट? तो एंगल अगर ए और बी के बीच में निकालना है, सो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सारा ए डॉट बी अगर करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, सॉरी 3i प्लस 4j डॉट ऑफ 12i प्लस 5j। देखो अब डॉट प्रोडक्ट में हमने बोला i को i से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से, मतलब 3 इंटू 12 प्लस y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से 4 इंटू 5। सो ये क्या हो गया, 12 3 जार 36, 4 5 जार 20, 56 हो गया a डॉट बी। वेक्टर a का अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 9 प्लस 16 रूट 25, मतलब 5 हो गया। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, दिस इज रूट 169 which is equal to 30। अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b का वैल्यू हम लोग को निकल चुका है 56 डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 13, मतलब 56 डिवाइडेड बाय 65। तो इसका मतलब cos थीटा इज अगर 56 बाय 65, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 56 बाय 65। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ये बस ये बताता है एंगल निकालने के लिए cos को जब इधर लेके आते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं, cos इनवर्स ऑफ 56 बाय 65। तो ये समझो कि मान लो जैसे अभी हम लोग को दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। ये लिखने का तरीका है। और ये कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि 1/2 cos 60 डिग्री के बराबर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया। ऐसे भी तुम समझ सकते हो जो 10th क्लास तक अभी तक कर रहे थे। आगे 11th 12th में अब जो एंगल लिखते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में लिखते हैं, cos इनवर्स ऑफ कुछ ऐसे। ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। एक्यूट एंगल अगर है 90 डिग्री से कम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सीधे तुम 60 डिग्री भी लिख सकते हो। ऑब्ट्यूस एंगल्स में थोड़ा सा हम लोगों को उसके क्वाड्रेंट को देखना पड़ता है जब हम लोग एंगल लिख रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. दूसरे इस पे चलते हैं, दूसरे एप्लीकेशन पे इसके। तो एप्लीकेशन कह रहा है टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर
along another vector, तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के along हम लोग को निकालना है, ठीक है। ईशांत, क्या ये हो गए थे तुम? बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे तुमको। सर लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा बेटा, वो तुम्हारा क्वेश्चन भी आज डिस्कस करना है ना, इसलिए ढूंढ रहे थे। चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं, फिर आज याद दिला देना डिस्कस करने के लिए, ठीक है। ओके सर। अच्छा, टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स अलोंग अनदर वेक्टर, तो मान लो इस वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर बी के अलोंग अगर हम लोग को निकालना है, सो फिगर बिलो शोज टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एंगल थीटा, वी इंटेंड टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग बी। तो अगर हम लोग को किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी वेक्टर के अलोंग निकालना है, मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी बताया था, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ए वेक्टर का एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देते हैं यहां से। मतलब इधर से हम लोग अगर इसको देखें, इसका प्रोजेक्शन ए का बी के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा वो हम लोग निकालना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपली जो अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, हमें पता है कि भाई इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये निकालने के लिए ए कॉस थीटा आता था, है ना। तो उसको मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये इससे हम लोग निकाले थे पहले। अब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे ए कॉस थीटा को, उसके लिए ये देखो, ए कॉस थीटा को जो लिखने का तरीका होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ दिस इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए डॉट बी का जो यूनिट वेक्टर है वो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी component of A along vector B is equal to A dot B divided by B का मैग्नीट्यूड, इसको लिखा जाता है वेक्टर A डॉट B का यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला होता है कंपोनेंट ऑफ A along B का, ठीक है। सो इस पे ये एक तो ये हो गया, ये तो नॉर्मल कंपोनेंट है, राइट। तो जब हम लोग को इसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकालना है, मतलब ए कॉस थीटा निकालना है, ए कॉस थीटा है ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए बी कॉस थीटा बाय बी हो गया, ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है, तो ए डॉट बी बाय बी मतलब ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबको आया समझ में? यस सर। अब दूसरा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड देख रहे थे, अब वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट होगा तो उस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी होगा, मतलब जब हम लोग मैग्नीट्यूड ढूंढे ए डॉट बी कैप से, उसको डायरेक्शन देने के लिए हम लोग एक बी कैप से और मल्टीप्लाई कर ले, मतलब कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, वहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग बी था, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी था, ये वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है। तो जो मैग्नीट्यूड है ए अलोंग बी का, उसको उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर अलोंग बी, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमें वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी देगा। क्लियर बच्चों? यस सर। सो जैसे यहाँ पे हम लोग को दोनों का एक एक एग्जाम्पल करें, अगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3i plus 4j along i plus j, तो कंपोनेंट ऑफ 3i plus 4j along i plus j, और क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। तो हम लोगों को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट जो है a डॉट b कैप, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ component of A along B, तो A डॉट बी कैप हो गया, मतलब यूनिट वेक्टर along B। तो हमारे पास वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अब देखो वेक्टर A दे रखा है 3i plus 4j, और जो B कैप होगा ये वेक्टर B डिवाइडेड बाय वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। वेक्टर B है हमारा i plus j
और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का मतलब आई का जो कंपोनेंट 1 है 1 स्क्वायर, जे का जो है कंपोनेंट वो 1 है तो 1 स्क्वायर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट 2। तो अब हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं ए डॉट बी का मतलब 3i प्लस 4j, इसको डॉट निकाल रहे हैं i प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट 2 से। सो इसको क्या लिख लेंगे, i डॉट आई 1 होता है 3 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है, और प्लस ऑफ जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट। सो ये क्या हो गया 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट 2 मतलब 7 डिवाइडेड बाय रूट। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है। क्लियर बच्चों? Yes. सर डायरेक्शन पूछता तो फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते बी कैप से, यहाँ पे जो हम हाँ लोग हाँ, बी निकाले कैप हैं। अगला क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में वही करेंगे। तो जैसे ये, जैसे हम लोग को बोलता है कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j अलोंग i प्लस j, तो ये जो बी कैप है उसको यहाँ पे लाके इससे मल्टीप्लाई कर, मतलब ये जो 7 बाय रूट 2 है इससे बी कैप को मल्टीप्लाई कर देते। यहीं पे अगर हम लिखें वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी लिखना होता, तो ये कहता है कि भाई ए डैट डॉट बी कैप निकाल लो और साथ में बी कैप से मल्टीप्लाई कर लो। तो ए डॉट बी कैप हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं 7 बाय रूट 2, और बी कैप है हमारा आई प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट 2, तो ये रूट टू हो जाएगा, तो 7 बाय 2 आई प्लस 7 बाय 2 जे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k। तो हमारे पास एक वेलोसिटी है एक पार्टिकल का 3i प्लस 2j प्लस 3k। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द लाइन i माइनस j प्लस k। कंपोनेंट, यहाँ देखो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, तो जब वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो देखो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ v along L। सो अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट ऑफ v along L निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू वेक्टर v डॉट L कैप इंटू L कैप, है ना, a डॉट b कैप इंटू b कैप, वे v डॉट L कैप इंटू L कैप हो गया। अब ये सब सारा हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले तो देखो L कैप पहले तो निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू वेक्टर L डिवाइडेड बाय वेक्टर L का मैग्नीट्यूड, मतलब i माइनस जे प्लस के, और इसके मैग्नीट्यूड से कर लेंगे रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सो दिस इज i माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाय रूट 3 हो गया, ये L कैप हो गया, ठीक है।
अब v डॉट एल कैप पूछ रहा है आपसे, दिस इज इक्वल टू v डॉट एल कैप, v है हमारा 3i प्लस 2j प्लस 3k, इसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाय √3 से. So this is equal to this is equal to 3 i dot i 1 होता है, तो 3 into 1 है ना, हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑफ 2 into minus 1 प्लस ऑफ 3 into 1 divided by √3. So this is 3 minus 2 plus 3 divided by √3. So this is, ठीक है, और इस पूरे को L कंपोनेंट मतलब L का जो ये यूनिट वेक्टर है, so this is I minus j plus k divided by √3. ठीक है, so this is I minus j plus k by √3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, I minus j plus k. अब 3 plus 3 6 minus 2 4 हो गया, 4 by √3 I minus j plus k, ठीक है, divided by √3. So this is equal to √3 into √3 3 होता है, 4 by 3 into I minus j plus k. इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 by 3 I minus 4 by 3 j plus 4 by 3 k. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. देखो जैसे ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है कि कांस्टेंट फोर्स हमें दे रखा है एक, तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k. ठीक है, दूसरा प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k. ये दोनों सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. What is the work done? So work done is dot product of force and displacement F dot S. तो इसको हम लोग करेंगे 2i plus 3j plus 4k dot of 2i plus 3j plus 4k. सो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 हो गया, जे को जे से करेंगे 3 into 3 हो जाएगा, और के को के से करेंगे 4 into 4 हो जाएगा. सो 4 plus 9 plus 16, तो 16 plus 9 25 plus 4 29 जूल्स हो जाएगा. तो वर्क डन 29 जूल्स. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. दूसरा ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3√2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो हम लोग को पता है cos थीटा इज इक्वल टू
वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी, हम लोग को ए डॉट बी दे रखा है स्केलर प्रोडक्ट 3√2, तो इसको 3√2 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, और वेक्टर ए डॉट बी ये जो वैल्यू है ये 3√2 दे रखा है। सबको यूज कर लेंगे, 3 कैंसिल, √2 को इससे कैंसिल करेंगे, √2 हो गया, 1/√2 हो गया। तो cos थीटा 1/√2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री। सो इससे हमारा वैल्यू आएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब हम लोग जो है वो जो डाउट्स थे उसको एक बार डिस्कस करेंगे। 1 सेकेंड दो, मैं उसको खोलता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, ये हमारा था। तो आपका डाउट जो था ईशान, 14th क्वेश्चन में डाउट आपने पूछा था। तो इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, देखो, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो may represent the magnitude of 3 vectors adding to 0। मतलब 3 वेक्टर एड अप 0 तब कब करेगा? हम लोग ने पढ़ा था भाई, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो अगर ये तीनों 3 साइड ऑफ ट्राइंगल बनाए और वापस ए पे ही पहुंच जाए तब वो 0 होता है। क्लियर है ये? यस सर। तो अब आपको बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि ट्राइंगल कहाँ पे फॉर्म होगा। तो कभी भी ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए सम ऑफ द 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस सर, पढ़े हैं। है ना? हम लोग का एक ट्राइंगल अगर मान लो ए बी सी है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी। उसी तरह ए बी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी, और बी सी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी। ये हमारा तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे 3 है, 2 4 6, तो यहाँ पे देखो 2 + 4 इज नॉट ग्रेटर देन 8। छोटा है ना, 2 + 4 6 इज लेस देन 8 हो गया, तो ये ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहा है ना? उसी तरह यहाँ पे भी देखोगे 4 + 8 जो है इज नॉट ग्रेटर देन 16। 12 है, 12 16 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इस थर्ड वाले में चेक करोगे 4 + 8 ग्रेटर देन 10 है, करेक्ट। 8 + 10 ग्रेटर देन 4 है ना? और उसके अलावा 4 + 10 ग्रेटर देन 8 है। तीनों साइड सेटिस्फाई कर रही हैं, तो यही इसको सेटिस्फाई करेगा। बाकी यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। 0 + 1.5 0.5 + 1 ये 2 से छोटा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो बस ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो। क्लियर है? ओके सर, समझ गए। 14th के बाद तुमने पूछा था मेरे से 17th क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स कैन बी एडेड टू गिव 0 रिजल्टेंट। तो 0 रिजल्टेंट होने के लिए कम से कम तो 3 वेक्टर चाहिए ना। दो किसी भी प्लेन में 3 वेक्टर होगा तभी तो ट्राइंगल। सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल होता है। उसमें कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर हमें कितने चाहिए 0 लगाने के लिए? 3 वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है? अब ये 18 ईशान समझ में आ गया? ये 17 सर वहाँ पे वेक्टर को बोल रहा है, मतलब तीनों अलग अलग प्लेन पे रहेगा ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना।
तुम किसी भी प्लेन में, 3 प्लेन में मान लो मेरे पास एक ऐसा प्लेन, हम एक ट्राइंगल ऐसा बनाते, मतलब ये वेक्टर इस प्लेन में, तो तीनों का प्लेन अलग अलग हो गया ना, 3 डायमेंशनल हो गया, बट फाइनली तो तुमको ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा ना इसको जीरो करने के लिए। ओके सर, समझ गया। मतलब मान लो मेरा कमरा है, रूम में एक लाइन ऐसे खींच दें, एक ऐसे खींच दें, तीसरा कैसे भी खींचे, तीनों मिलके एक ट्राइंगल तो बनना ही चाहिए हमारा। यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे 18th वाले पे। ये कह रहा है तुम्हारा इफ a प्लस बी, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, हमारे पास बोल रखा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ए और बी के बीच में एंगल करना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, मान लो x के बराबर है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा का रूट अंडर, और ये किसके बराबर हो गया, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वो भी x के बराबर है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस ऑफ एंगल थीटा। x को बाहर कर लो, x को अगर बाहर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर 2 कॉमन ले लो 1 प्लस कॉस थीटा, x और x कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, सो कॉस थीटा लिखेंगे 2 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, 2 को उधर ले गए, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 1 माइनस 2 मेरा क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 2। कॉस थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा 120 डिग्री होता है। इज इट क्लियर? ओके सर। क्लियर है आप लोग को, सभी को? Yes, sir. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले इस पे। ठीक है, उसके बाद तुमने मेरे से पूछा था 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन है, लेट c इज इक्वल टू a प्लस बी। हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर हो गया c। तो वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, कोई जरूरी नहीं है कि c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। देखो, अगर तुम ऐसे लिखो, एक वेक्टर को तुम कर लो इधर a, दूसरे वेक्टर को वेक्टर b,
ठीक है, तो कह रहा है C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A। पहले तो इसको नेगेट करते हैं। मान लो ये मेरा वेक्टर A है, ये हमारा वेक्टर B है, तो हमारा वेक्टर C क्या होगा? A के टेल से B के जो हेड तक जाएगा, राइट, वो हमारा वेक्टर, एक मिनट, इसी से कर रहे थे। तो हमारा A प्लस बी अगर हम करेंगे, देखो ये हमारा A वेक्टर है, और B वेक्टर को करने के लिए इसके टेल को इसके हेड पे लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, ये हमारा वेक्टर B हो गया। तो A प्लस बी दिखाओगे तो ये वेक्टर C हो जाएगा, है ना। तो ये जो वेक्टर C है, ये वेक्टर C ग्रेटर देन A नहीं है, तो स्मॉलर देन A है, राइट। सो ये तो गलत हो गया। अब इसी में देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव C लेस देन A एंड C लेस देन B। तो यहाँ पे देखो, ये जो C वेक्टर है, ये A और B दोनों से छोटा है, जो इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये जो लेंथ है, ये A के मैग्नीट्यूड, A का लेंथ पूरा हो गया, B का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक हो गया, B और A दोनों से छोटा है C, तो दिस इज पॉसिबल, ये ट्रू हो गया। C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी, नहीं, यहाँ पे A प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो C के बराबर नहीं है। C जो है, मतलब A प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन C। Sum of two sides of a triangle is greater than the third side. It is not always equal to A plus B. C is never equal to A plus B, ये भी गलत है, ठीक है। C is never equal to A plus B, ये भी गलत है। यहाँ पे इस केस में A और B को अगर साथ में लिखो, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर होगा, तो वहां पे C क्या होगा? C will be equal to A plus B, right? तो ये भी गलत हो गया। तो only option which is correct is option 2. क्लियर है शान? यस सर। सभी को आ गया समझ? यस सर। sir, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग